एक बार बादशाह अकबर ने बेगम साहिबा के जन्मदिन के अवसर पर उन्हें एक बेशकीमती हार दिया। बादशाह अकबर का उपहार होने के कारण बेगम साहिबा को वह हार अति प्रिय था। उन्होंने उसे बहुत संभाल कर एक संदूक में रखा था। एक दिन श्रृंगार करते समय जब हार निकालने के लिए बेगम साहिबा ने संदूक खोला तो उन्होंने वह नदारत पाया। घबराते हुए वो फौरन अकबर के पास पहुंची और उन्हें अपना बेशकीमती हार खो जाने की जानकारी थी। अकबर ने उन्हें वह हार कक्ष में अच्छी तरह ढूंढने को कहा, लेकिन वह हार नहीं मिला। अब अकबर और बेगम साहिबा को यकीन हो गया कि हो न हो उस शाही हार की चोरी हो गई है। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलवा भेजा और सारी बात बताकर शाही हार खोजने की जिम्मेदारी उसे सौंप दी। बीरबल ने बिना देर किए राजमहल के सभी सेवक सेविकाओं को दरबार में हाजिर होने का फरमान जारी करवा दिया। कुछ ही देर में दरबार लग चुका था। अकबर अपनी बेगम साहिबा के साथ शाही तख्त पर विराजमान थे। सभी सेवक सेविकाएं दरबार में हाजिर थे। बस बीरबल नदारद था। सब बीरबल के आने का इंतजार करने लगे, लेकिन 2 घंटे बीत जाने पर भी बीरबल नहीं आया। बीरबल की इस हरकत पर अकबर आगबबूला होने लगे। दरबार में बैठने का कोई औचित्य न देख वे बेगम साहिबा के साथ उठकर वहां से जाने लगे। ठीक उसी वक्त बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया। उसके साथ एक गधा भी था। विलंब के लिए अकबर से माफी मांगते हुए वह बोला, जहांपना, माफ कीजिएगा, इस गधे को खोजने में मुझे समय लग गया। सबकी समझ के परे था कि बीरबल अपने साथ वो गधा दरबार में लेकर क्यों आया है। बीरबल सबकी जिज्ञासा शांत करते हुए बोला, ये कोई साधारण गधा नहीं है, ये एक जादुई गधा है। मैं ये गधा यहाँ इसलिए लाया हूँ ताकि ये शाही हार के चोर का नाम बता सके। बीरबल की बात अब भी किसी के पल्ले नहीं पड़ रही थी। बीरबल कहने लगा, मैं इस जादुई गधे को पास ही के एक कक्ष में ले जाकर खड़ा कर रहा हूँ। एक एक कर सभी सेवक सेविकाओं को उस कक्ष में जाना होगा और इस गधे की पूंछ पकड़कर जोर से चिल्लाना होगा कि उसने चोरी नहीं की है। ध्यान रहे, आप सबकी आवाज बाहर सुनाई पड़नी चाहिए। अंत में ये गधा बताएगा कि चोर कौन है। बीरबल गधे को दरबार से लगे एक कक्ष में छोड़ आया और कतार बनाकर सभी सेवक सेविका उस कक्ष में जाने लगे। सबके कक्ष में जाने के बाद बाहर जोर से आवाज आती, मैंने चोरी नहीं की है। जब सारे सेवक सेविकाओं ने ऐसा कर लिया तो बीरबल गधे को बाहर ले आया। अब सबकी निगाहें गधे पर थी, लेकिन गधे को एक ओर खड़ा कर बीरबल एक विचित्र हरकत करने लगा। वह सभी सेवक सेविकाओं के पास जाकर उनसे हाथ आगे करने को कहता और उसे सूंघता। बादशाह अकबर और बेगम सहित सभी हैरान थे कि आखिर बीरबल ये कर क्या रहा है। तभी बीरबल एक सेवक का हाथ पकड़कर जोर से बोला, जहांपना, ये है शाही हार का चोर। उस चोर को दबिश देकर शाही हार बरामद कर लिया गया और उसे कठोर सजा सुनाई गई। इस बार बीरबल की अक्लमंदी की बेगम साहिबा भी कायल हो गई और उन्होंने अकबर से कहकर बीरबल को कई उपहार दिलवाए। बादशाह अकबर के दरबारी बीरबल से अत्यधिक ईर्ष्या करते थे। बीरबल को बादशाह की दृष्टि में नीचा दिखाने के प्रयास में वे यदाकदा कुछ न कुछ प्रपंच रचते रहते थे। एक दिन बीरबल को नीचा दिखने के प्रयोजन से एक दरबारी अपने साथ एक मर्तबान लेकर दरबार में आया। अकबर ने जब पूछा कि मर्तबान में क्या है, तो दरबारी बोला, जहांपना, इस मर्तबान में रेत और चीनी का मिश्रण है। इसे दरबार में लाने का मतलब? अकबर ने फिर से पूछा, जहांपना। बीरबल स्वयं को बहुत अक्लमंद समझता है। यदि वह इतना ही अक्लमंद है तो इस मर्तबान में रखे रेत और चीनी के मिश्रण में से चीनी के दाने अलग कर दे। दरबारी बोला, ये कौन सी बड़ी बात है। बीरबल अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ और मर्तबान की ओर बढ़ा, लेकिन तुम्हें एक बात ध्यान में रखनी होगी बीरबल। दरबारी बीरबल से बोला, तुम इसमें पानी नहीं मिला सकते। बीरबल मुस्कुराया और मर्तबान उठाकर दरबार से बाहर जाने लगा। पूछने पर वह बोला कि बाहर जाकर वह चीनी के दाने इस मिश्रण में से अलग कर देगा। अकबर सहित सभी दरबारी बीरबल के पीछे पीछे बाहर आ गए।
बाहर आकर बीरबल शाही बाग में जाने लगा। सभी फिर से उसके पीछे हो लिए। शाही बाग पहुंचकर बीरबल एक आम के पेड़ के पास रुक गया और मर्तबान खोलकर उसके नीचे रेत और चीनी का मिश्रण बिखेर दिया। सब हैरत में बीरबल को देख रहे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह तुमने क्या किया? बीरबल बोला, जहांपनाह, जो मैंने किया है उसका नतीजा कल सब यहीं आकर देखेंगे। अगले दिन सभी पुनः शाही बाग के आम के पेड़ के नीचे एकत्रित हुए। बीरबल आम के पेड़ के नीचे पड़ी हुई रेत को दिखाते हुए बोला, जहांपनाह, यहाँ बस रेत पड़ी हुई है, चीनी गायब हो चुकी है। अरे चीनी कहाँ गई? मर्तबान लाने वाला दरबारी अचंभे में चिल्लाया, रेत से अलग हो गई है। बीरबल शांति से बोला, वास्तव में पेड़ के नीचे से चीनी के दाने चींटियां उठाकर ले गई थी। इस तरह बीरबल ने अपनी अक्लमंदी फिर से साबित कर दी। वह दरबारी अपना सा मुंह लेकर रह गया। अकबर एक कुशल सम्राट तो थे ही, वे अपने सगे संबंधियों और परिचितों का ख्याल रखने वाले बेहतर इंसान भी थे। उनके दरबार में भी उनके अनेक संबंधियों परिचितों को स्थान मिला हुआ था। इन्हीं में उनका एक परिचित था, अजमल खान। अकबर उसे दूध भाई कहा करते थे। अजमल खान की माता शाही महल में आया का काम करती थी। अजमल खान की माता ने ही अकबर को शैशवावस्था में पाला था। उसने अकबर को दूध भी पिलाया था, जिसके कारण अकबर उसके पुत्र अजमल खान को सगे भाई से बढ़कर मानते थे और भरे दरबार में भी उसे दूध भाई कहकर ही बुलाते थे। अकबर के इस प्रेम के कारण अजमल खान बहुत गुरूर में रहता था और अक्सर दरबारियों के सामने शेखी बघारता था। इस कारण कोई भी दरबारी उसे पसंद नहीं करता था। बीरबल चूंकि अकबर का बहुत निकट सहयोगी था, इसलिए वह उसके सामने पड़ने से कतराता था, लेकिन बीरबल की पीठ पीछे निंदा किया करता था। बीरबल को उसकी हरकतों का ज्ञान तो था, लेकिन यह सोचकर कि बादशाह के रसूख के लिए ऐसे लोगों की भी बहुत जरूरत पड़ती है, वह कभी अजमल खान के विरुद्ध नहीं गया। कई बार अकबर से कुछ दरबारियों ने अजमल खान के व्यवहार की शिकायत की, मगर अकबर ने उन दरबारियों को समझा बुझाकर भेज दिया, मगर अजमल खान के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। इस तरह अजमल खान अकबर के दरबार का एक ऐसा दरबारी बन गया जिसे कोई भी दरबारी अच्छी निगाह से नहीं देखता था। अजमल खान के प्रति आम दरबारियों के विचार से अकबर परिचित थे। उन्होंने कई बार अजमल खान को सांकेतिक ढंग से समझाने और उसकी गलतियों का एहसास कराने का प्रयास किया था, मगर वह इतनी मोटी बुद्धि का था कि उसे बादशाह की बातें समझ में नहीं आती थीं और उसका दरबारियों के बीच इतराना जारी रहता था। बीरबल को इस बात का पता था कि अकबर स्वयं कई बार अजमल खान को समझा चुके हैं, लेकिन फिर भी वह अपने बड़बोलेपन से बाज नहीं आता है, इसलिए बीरबल ने उसका नाम बैल रख दिया था। एक दिन किसी बात पर अजमल खान की बीरबल से कहासुनी हो गई। उसने बीरबल पर रौब गांठते हुए कह दिया, तुम आज दरबारी बने हो और मेरी शाही खानदान में परवरिश हुई है। बादशाह अकबर को उंगली थामकर मैंने चलना सिखलाया है। मुझसे बेहतर तुम बादशाह के बारे में न तो जान सकते हो और न तुम्हें जानने की जरूरत है। अच्छा यही है कि तुम अपनी औकात में रहो और मेरे सामने कुछ भी बोलने से पहले अवश्य सोच लो कि मैं कौन हूँ। अजमल खान की बातें सुनकर बीरबल को बड़ी खीज हुई और उसने पलटकर कहा, जी हाँ जनाब, मैं जब कभी भी आपसे बातें करता हूं तब मेरे ज़हन में यह रहता है कि आप बैल हैं। बीरबल की बातें सुनकर अजमल खान क्रोध से उबल पड़ा और बीरबल को धमकियां देते हुए वहां से चला गया। ठहरो, मैं आज ही दिखाता हूं कि मैं कौन हूं। अकबर का दरबार लगा हुआ था। आम दिनों की तरह कामकाज चल रहा था। बीरबल अपने तख्त पर बैठा हुआ था। किसी समस्या को सुलझाने के लिए अकबर ने अजमल खान से कुछ पूछा, लेकिन अजमल खान ने उस प्रश्न का उत्तर देने के स्थान पर कहा, जहांपनाह, मैं तो बैल हूं। बैल भला इन बड़ी बातों को क्या जाने।
इसके बारे में भी आप बीरबल से ही पूछें। अकबर को यह समझते देर नहीं लगी कि अजमल खान किसी बात को लेकर बीरबल से नाराज है, लेकिन उस समय दरबार में इस संबंध में उन्होंने अजमल खान या बीरबल से कुछ भी पूछना उचित नहीं समझा। वे अजमल खान की कदर करते थे और प्यार से उसे दूध भाई कहा करते थे। उन्होंने भाप लिया था कि जिस वक्त अजमल खान ने खुद को बैल कहा, उस वक्त दरबार में बैठे अधिकांश दरबारी मुंह दबाकर हंसने लगे थे। वे नहीं चाहते थे कि दरबारियों के सामने अब इस प्रसंग में कोई भी बात हो, क्योंकि उन्हें इस बात का भान था कि अजमल खान से आम दरबारियों के संबंध अच्छे नहीं थे। उन्हें आशंका थी कि कहीं अजमल खान के मुंह से फिर कोई तर्कहीन बात निकली तो आम दरबारियों को ठहाका लगाने का अवसर मिल जाएगा, और अकबर नहीं चाहते थे कि दरबार में कुछ भी ऐसा हो जिससे दरबार की मर्यादा भंग होती हो। दरबार के समापन के समय अकबर ने अजमल खान और बीरबल दोनों को रोक लिया। दरबारियों की आंख से यह बात छुपी नहीं रही। ऐसे दरबारी बीरबल से ईर्ष्या तो करते थे, किंतु बीरबल की मेधा शक्ति से वे प्रभावित भी थे, इसलिए उनके मन में बीरबल के प्रति सम्मान का भाव था। जबकि अजमल खान भी दरबारी था, उसके दंभ के कारण ही दरबार का कोई भी व्यक्ति उसे पसंद नहीं करता था। जब दरबारियों ने अकबर द्वारा बीरबल और अजमल खान को रोके जाते देखा तो स्वाभाविक रूप से उनके बीच अजमल खान और बीरबल दोनों ही चर्चा का विषय हो गए। एक दरबारी ने कहा, मुझे तो लगता है कि आज किसी बात पर बीरबल ने अजमल खान को फटकार लगाई है। दूसरे ने कहा, लगता क्या है? अरे भाई, बीरबल से जरूर अजमल खान ने दंभ में आकर बादशाह से अपनी निकटता का एहसास कराया होगा। भला बीरबल जैसा आदमी इस तरह की बात से प्रभावित हो सकता है? उसने पलटकर अजमल खान को बैल कह दिया होगा, और बादशाह का करीबी होने के कारण अजमल खान ने बादशाह के सामने कटाक्ष करते हुए यह बात इसलिए उठाई होगी कि बादशाह उससे पूछेंगे ही कि बीरबल ने उसे क्या कहा है, और उसे बीरबल के विरुद्ध अपनी भड़ास निकालने का मौका मिल जाएगा। तीसरे ने कहा, हाँ दोस्त, मुझे लगता है कि तुम्हारा अनुमान सही है। चौथे ने कहा, बिल्कुल ठीक, और बादशाह ने जानबूझकर उस समय इस प्रसंग को महत्व नहीं दिया। वे धायपुत्र अजमल खान को भी नाराज करना नहीं चाहते, यह उनकी मजबूरी है, और बीरबल जैसे दीवान का वे अपमान भी होने देना नहीं चाहते, क्योंकि कुछ भी हो, लेकिन यह मानना ही पड़ेगा कि बीरबल अकबर के दरबार की शान है। दरबारी जैसे जैसे दरबार से दूर होते जा रहे थे, वैसे वैसे उनकी बातें खुले स्वर में होने लगीं। आम दरबारियों के चले जाने के बाद अकबर ने अजमल खान से पूछा, दूध भाई, आखिर बात क्या है? आप क्यों दरबार में खुद को बैल बता रहे थे? जहां पना, आपके दरबार के सबसे काबिल दरबारी ने मुझे बैल कहा है, इसलिए संक्षिप्त सा उत्तर दिया अजमल खान ने। दूध भाई, आपको कुछ भी बोलते समय इस बात का तो ख्याल रखना ही चाहिए कि मैं आपकी कितनी कदर करता हूं। आप शाही महल से जुड़े हैं। इस दरबार में आपका महत्व कुछ खास है। आपको अपनी और दरबार की मर्यादा का ख्याल अवश्य रखना चाहिए। यदि आप ही दरबार में अमर्यादित ढंग से बोलेंगे, तब अन्य दरबारी क्या करेंगे? अकबर ने समझाते हुए अजमल खान से कहा। अकबर की बात सुनकर अजमल खान तैश में आ गया और बोला, जहांपना, आप तो मुझे ही समझाने लगे, मानो मैंने दरबार में कोई असभ्यता का नमूना पेश कर दिया हो। मगर मुझे जिसने बैल कहा, उससे आपने यह पूछने की जरूरत तक नहीं महसूस की कि आखिर उस शख्स ने मेरे साथ इस तरह की गुस्ताखी क्योंकि अकबर की भी इच्छा हुई कि वे अजमल खान को कह दें, दूध भाई, तुम सचमुच अक्ल से बैल हो, मगर बादशाह होने के कारण उनके कुछ भी बोलने की अपनी एक मर्यादित सीमा थी, इसलिए उन्होंने सब कुछ समझते हुए भी पूछा, आखिर आपको बैल किसने कहा? अजमल खान ने चिढ़े स्वरों में कहा, तो अब मुझे यह भी बताना पड़ेगा कि मुझे जिल्ले-इलाही के चहेते दीवान बीरबल ने बैल कहा है। क्यों बीरबल?
दूध भाई को तुमने बैल कहा है? अकबर ने बीरबल की तरफ मुखातिब होते हुए पूछा। जी हाँ जहांपनाह, संक्षिप्त सा उत्तर दिया बीरबल ने। क्यों? अकबर ने पूछा। जहांपनाह, इस प्रश्न का उत्तर सप्रमाण मैं कल दरबार में दूंगा। आज और अभी मुझे क्षमा करें, बीरबल ने अकबर से गुजारिश की। अकबर को भी बीरबल के उत्तर से उत्सुकता हो गई कि आखिर बीरबल ऐसा क्या प्रमाण प्रस्तुत करेगा जिससे अजमल खान बैल सिद्ध हो जाए। उन्होंने तत्क्षण ही बीरबल के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और अजमल खान से कहा, ठीक है दूध भाई, मैं तो नहीं चाहता था कि इस प्रसंग में कोई भी बात दरबार में हो, मगर आप और बीरबल दोनों ही ऐसा चाहते हैं, इसलिए अब इस प्रसंग में कल दरबार में ही बातें होंगी। उस दिन अकबर ने उन दोनों को बिना किसी निर्देश के वापस भेज दिया। दूसरे दिन अकबर का दरबार लगभग भर चुका था। अजमल खान सबसे पहले आकर अपनी जगह पर बैठ चुका था, मगर बीरबल का पता नहीं था। दरबार की कार्यवाही शुरू हो चुकी थी। बीरबल का तब भी आगमन नहीं हुआ था। अजमल खान बेचैनी से अपनी जगह पर पहलू बदल रहा था। दोपहर हो चली और तब भी जब बीरबल नहीं आया तो अजमल खान बेसब्र हो गया और उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, आखिर बीरबल दरबार से नदारद क्यों हो गया? भला वह किसी आदमी के बैल होने का क्या प्रमाण देता? वह राजधानी छोड़कर फरार न हो जाए, इसके लिए जरूरी है कि आप उसे सिपाही भेजकर गिरफ्तार कराएं और दरबार में बुलवाएं। जबकि अकबर यह समझ रहे थे कि बीरबल के दरबार से गायब होने के पीछे भी कोई खास मकसद है, मगर अजमल खान ने पुनः अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, आलीजा, दरबार को इंतजार के लिए मजबूर करना भी अपने आप में जुर्म है। आप किसी ऐसे व्यक्ति को तरजीह न दें जिससे दरबार का अनुशासन भंग होता हो। सिपाही भेजकर बीरबल को दरबार में बुलवाएं। अभी अजमल खान की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि बीरबल एक बछड़े को हाँकता हुआ दरबार में आया। दरबार में प्रवेश करते ही उसने कहा, माफ कीजिएगा जहांपनाह, मैं अपने दूध भाई के साथ आज दरबार में आया हूँ। दूध भाई को दरबार में आने लायक बनाने में मुझे वक्त लगा। मेरे दूध भाई समझाने पर भी नहीं समझते हैं, इसलिए मानव नॉवल में वक्त कुछ ज्यादा ही लग गया। क्या मजाक है बीरबल? अकबर ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, यह बछड़ा तुम्हारा दूध भाई है? जी हाँ जहांपनाह, यह बछड़ा उसी गैया का बेटा है जिसका दूध पीकर मैं बड़ा हुआ हूँ। इस नाते यह मेरा दूध भाई ही हुआ न, और मैं अपने दूध भाई से बहुत प्यार करता हूँ। मेरा यह दूध भाई भविष्य का बैल है, इसलिए भी इसका ध्यान रखना मेरा फर्ज है, बीरबल ने कहा। बीरबल के कटाक्ष को अकबर ने तो समझा ही, तमाम दरबारी भी समझ गए और ठहाका लगाकर हंस पड़े। अकबर भी हंसे बिना नहीं रह सके। एक नहीं हंसा तो अजमल खान। उसने इस ठहाके के बीच ही कहा, जहांपनाह, यह चतुर आदमी दरबार का ध्यान उस मूल प्रश्न से हटाना चाह रहा है। उसे आज बताना होगा कि इसने मुझे बैल क्यों कहा। अजमल खान का सवाल सुनकर एक बार फिर दरबार में ठहाका गूंज उठा। अकबर ने भी हंसते हुए बीरबल से कहा, हाँ बीरबल, बताओ। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आप अजमल साहब को दूध भाई कहते हैं। मैं इस बछड़े को दूध भाई कहता हूँ। आपने बचपन में अजमल साहब की माताजी का दूध पिया, इसलिए वे आपके दूध भाई हैं। मैंने बचपन में इस बछड़े की माँ का दूध पिया, इसलिए यह मेरा दूध भाई है। अजमल साहब बड़े हैं और यह बछड़ा उनसे छोटा। मैं बस इतना जानता हूँ कि बछड़ा जब बड़ा होता है तो वह बैल बनता है, इसीलिए मैंने अजमल साहब को बैल कहा। मेरा बछड़ा भी तुनक मिजाज है और समझाने पर भी नहीं समझता। एक बार फिर दरबार में ठहाका गूंजा। अकबर भी हंसने लगे। अजमल खान का मुंह देखने लायक था। अकबर अपने साम्राज्य में विधि व्यवस्था की स्थिति बेहतर बनाए रखने के लिए अनवरत प्रयत्नशील रहा करते थे।
अकबर ने अपने अधीन रजवाड़ों को भी निर्देश दे रखा था कि प्रजा के अमन चैन का वे ख्याल रखें। अमन चैन उनके साम्राज्य में बना रहे, इस महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए अकबर स्वयं भी अपने व्यापक संपर्क क्षेत्र का उपयोग करते थे। वहीं उन्होंने बीरबल को राजधानी में प्रजा की सुख शांति का ख्याल रखने का दायित्व सौंप रखा था। वे नहीं चाहते थे कि उनके साम्राज्य में कहीं भी चोरी, लूटमार, बटमारी या डकैती जैसी घटनाएं घटे। इसके लिए उनकी शासन प्रणाली में विशेष खुफिया व्यवस्थाएं भी की गई थीं। एक बार एक साहूकार ने दरबार में अपना दुखड़ा रोया कि उसके घर से कीमती जेवरातों की चोरी हो गई है। चोरों ने कल रात ही उसकी तिजोरी पर भी हाथ साफ किया है। मामला चूंकि राजधानी का था, इसलिए बादशाह ने इस मामले को बीरबल के पास भेज दिया। बीरबल ने साहूकार से सारी बातें जानने के बाद केवल एक प्रश्न किया, आपको किसी पर संदेह है? साहूकार ने कहा, मुझे लगता है कि चोरी की इस वारदात में मेरे किसी नौकर का हाथ है। इसके बाद बीरबल शाही अपराध जांच दल के चुनिंदा अधिकारियों को लेकर घटनास्थल पर गया। उसने साहूकार की तिजोरी देखी। तिजोरी तोड़ी नहीं गई थी। उसका ताला खोलकर उससे सामान निकाला गया था। उसने जेवरातों की चोरी के बारे में भी छानबीन की तथा उस संदूक को भी बाहर और भीतर से देखा जिसमें से जेवरात चुराए गए थे। घर के प्रत्येक पुरुष सदस्य से बीरबल ने जांच दल के अधिकारियों के साथ बातचीत की तथा घर की प्रत्येक महिला से स्वयं बात कर जेवरातों के बारे में जानकारी एकत्र की। इसके बाद पूछताछ का दौर घर के नौकरों के साथ चला। नौकरों ने भी जांच दल और बीरबल के सामने लगभग एक जैसी बात कही कि वे मध्य रात्रि से थोड़ा पहले तक घर का सारा कामकाज निपटा चुके थे। इसके बाद उन लोगों ने खाना खाया और सोने चले गए। मुंह अंधेरे ही वे जगे और घर के कामकाज में लग गए। इस पूछताछ में केवल यह तथ्य उभर कर सामने आया कि चोरी मध्य रात्रि और सूर्योदय से पूर्व हुई है। लेकिन यह गुत्थी सुलझ नहीं पाई कि चोरी किसने की और चोरी गया सामान कहाँ है। बीरबल ने नौकरों से बातचीत के दौरान महसूस किया कि नौकरों के समूह में एक अधेड़ खानसामा बयान देने के समय घबराया हुआ सा प्रतीत हो रहा था। उसने जांच दल के अधिकारियों से उस रसोइये से गहन पूछताछ करने को कहा। जांच दल के अधिकारी उस रसोइये को अलग कमरे में ले गए और उससे बारी बारी से पूछताछ की। जब वे अपनी पूछताछ से संतुष्ट हो गए तब बीरबल को आकर सारी बातें बताते हुए कहा, आपका संदेह सही लगता है। यह रसोइया बार बार बयान बदल रहा है। आप कहें तो हम लोग इससे अपने तरीके से अपराध कबूलवा लें। नहीं, मैं इससे अपने तरीके से अपराध कबूल करवा लूंगा। आप लोगों की फिर आवश्यकता पड़ सकती है, इसलिए आप लोग अपनी जरूरत के मुताबिक घटनास्थल का मुआयना अवश्य कर लें। चोर का पता अब लग जाएगा। जेवरात अभी सुरक्षित होने चाहिए और तिजोरी से गायब हुए रुपए भी अभी खर्च नहीं किए जा सके होंगे। जांच दल के अधिकारी अपने कार्य में लग गए और जब उनकी तफ्तीश पूरी हो गई तब वे अगले आदेश के लिए बीरबल के पास आए। बीरबल ने साहूकार से कहा, हम लोग आज आपके सभी नौकरों को अपने साथ रखेंगे। आपके नौकर आज आपके किसी काम के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। आज रात्रि में उनसे विशेष पूछताछ होगी। कल इन्हें आपके पास भेज दिया जाएगा। इस तरह उन तमाम नौकरों को अपने साथ ले जाने का हुक्म बीरबल ने जांच अधिकारियों को दे दिया और स्वयं दरबार के लिए निकल पड़ा। शाम को दरबार से लौटने के बाद बेंत की कुछ छड़ियां लेकर बीरबल जांच घर पहुंचा। वहां सभी नौकरों को अलग अलग कमरों में रखा गया था। बीरबल ने सभी नौकरों से अलग अलग भेंट की और उनसे बारी बारी से एक ही बात कही, यह सच पता लगाने वाली बेंत की छड़ी है। इसे अपने पास रखो। यदि तुमने साहूकार का धन चुराया होगा तो तुम्हारे संसर्ग में यह छड़ी आधा इंच लंबी हो जाएगी। ऐसा कहकर बीरबल ने एक एक छड़ी सभी नौकरों को थमा दी।
उसके बाद वहां से निकलकर वह जांच घर के प्रभारी के पास पहुंचा और उसे निर्देश दिया, सभी बंदियों को आज रात के भोजन के साथ एक एक सेब और सेब काटकर खाने के लिए छोटे चाकू भेज देना। ध्यान रहे कि सभी बंदियों को एक एक छोटा चाकू अवश्य मिल जाए। भोजन का बर्तन रात को उनके कमरे में ही पड़ा रहने देना। दूसरे दिन बीरबल सुबह ही जांच घर पहुंचा, जहां साहूकार के नौकरों को तफ्तीश के लिए रोककर रखा गया था। बीरबल बारी बारी से सभी बंदी नौकरों के पास गया और उनसे बेंत की छड़ी वापस ले ली। इसमें से एक नौकर की छड़ी आधा इंच छोटी पाई गई। बीरबल ने उस नौकर को बंदीगृह में रोक लिया। यह वही रसोइया था जिस पर पहले भी बीरबल को संदेह हुआ था। शेष नौकरों को बीरबल ने वापस साहूकार के घर भेज दिया। रसोइये को बीरबल ने अपने पास बुलवाया और उससे कहा, मैं जानता हूं तुम साहूकार के पुराने वफादार हो, फिर तुमने ऐसा काम क्यों किया? रसोइया किसी तरह अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए बोला, दीवान जी, मैंने चोरी नहीं की है। वह आगे कुछ बोलता उससे पहले ही बीरबल ने कहा, मेरी चमत्कारी बेंत की छड़ी झूठ नहीं बोलती है। छड़ी ने मुझे सच बता दिया है। अब यह तुम पर है कि सीधी तरह अपना अपराध कबूल करो या जांच विभाग के सिपाहियों की कुटाई से। वे कोड़े बरसाकर सच कबूलवाने में माहिर हैं। रसोइया बीरबल की इस धमकी से टूट गया और उसने अपना अपराध कबूल लिया। उसने बीरबल को बताया, वह जब 15 वर्ष का था तब ही साहूकार के घर नौकरी करने आया। साल 2 साल पर जब वह 2-4 दिनों के लिए अपने घर जाता तब साहूकार उसे 5-10 रुपए देता था और कहता था कि फिर कभी एक साथ हिसाब करके वह उसे मोटी रकम दे देगा, जिससे वह जमीन जायदाद खरीद सकेगा। अगले महीने उसकी बेटी की शादी है। उसने साहूकार से अपने वेतन का हिसाब कर देने को कहा। तब साहूकार ने उससे कहा, हर साल 2 साल पर जब भी वह घर गया उसे उसके पैसे तो दिए ही जाते रहे हैं। बेटी का विवाह है तो 25-50 लेकर छुट्टी करो, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। इतने में नहीं पोसाता है तो अपना बोरिया बिस्तर समेट लो और कहीं और जाकर काम करो जहां इससे ज्यादा पैसे मिलते हों। अब मैं क्या करता दीवान साहब? ऐसा कहते हुए रसोइये ने बीरबल के पांव पकड़ लिए और फफक पड़ा। बीरबल को मानवमन की अच्छी परख थी। उसने समझ लिया कि रसोइया ठीक बोल रहा है। साहूकार के फरेब के बारे में सुनकर उसे कोई अचरज नहीं हुआ। वह जानता था कि साहूकार का काम ही ऐसा है जो बिना मेहनत प्राप्ति पर टिका हुआ है। बीरबल ने रसोइये का कंधा थपथपाया और उसे ठीक से बैठने को कहा। उसने रसोइये को भरोसा दिलाया कि वह उसका बाल भी बांका नहीं होने देगा और साहूकार से उसके वेतन का भुगतान भी कराएगा। 30-35 साल की चाकरी का उसे अच्छा इनाम भी दिलवाएगा। इसके बाद उसने रसोइये द्वारा बताए गए स्थान से नकदी और जेवर की बरामदगी के लिए जांच अधिकारियों को भेजा। जांच अधिकारियों ने साहूकार का चोरी गया सारा धन बरामद कर लिया। इसके बाद बीरबल रसोइये के साथ साहूकार के घर गया और रसोइये को साहूकार के पास छोड़कर वहां से लौट आया। साहूकार के घर से लौटने के पूर्व बीरबल ने साहूकार से कहा, साहूकार महोदय, आप कल दरबार में तशरीफ ले आए। बादशाह सलामत स्वयं आपसे पूछताछ करेंगे और आपके चोरी गए धन की वापसी भी होगी। हाँ, आप उन सभी नौकरों को साथ लेकर दरबार में आए जिनसे पूछताछ की गई है। दूसरे दिन अकबर के दरबार में साहूकार अपने नौकरों के साथ पहुंचा। बीरबल ने उसे दरबार के एक कोने में खड़े रहकर बादशाह का इंतजार करने का निर्देश दिया। बीरबल का यह व्यवहार एक सम्मानित साहूकार के लिए अपमानजनक था, लेकिन उसके पास चारा भी क्या था। अपने नौकरों के साथ पांत बनाकर वह दरबार में खड़ा हो गया।
साहूकार को निर्देश देने के बाद बीरबल ने स्वयं अकबर के कक्ष में जाकर उन्हें साहूकार के चोरी गए जेवरातों और नकदी की बरामदगी हो जाने की सूचना दी। इस बरामदगी की सूचना से अकबर उत्साहित हो गए। उन्होंने पूछा, मगर बीरबल, यह बरामदगी हुई कैसे? इतनी जल्दी तुमने इस चोरी की घटना का उद्भेदन कर लिया, यह काबिले तारीफ है। बीरबल ने बादशाह को चोर पकड़ने के लिए आजमाए गए नुस्खे की कहानी सुनाई। तब उत्सुकता से अकबर ने पूछा, यह बात समझ में नहीं आई कि बेंत की जो छड़ी आधी इंच छोटी मिली, वह छोटी हुई कैसे? बीरबल ने सहजता से उत्तर दिया, जहांपनाह, मैंने नौकरों को जांच घर में रात के भोजन के साथ एक एक सेब और सेब काटने के लिए एक एक छोटा चाकू जानबूझकर बंटवाया था। मुझे विश्वास था कि चोर यह सोचकर अपनी छड़ी आधा इंच काट लेगा ताकि छड़ी आधा इंच बड़ी होने पर भी उसकी लंबाई पहले जैसी ही हो जाए। जो नौकर चोर नहीं थे उन्हें छड़ी बढ़ने का डर नहीं था, मगर रसोइये को यह भय सता रहा था जिससे उसने अपनी छड़ी काटकर छोटी कर ली और उसकी चोरी पकड़ी गई। फिर बीरबल ने अकबर के समक्ष रसोइये के साथ साहूकार द्वारा की गई नाइंसाफी का मार्मिक विवरण प्रस्तुत किया, जिससे अकबर के हृदय में रसोइये के प्रति दया उमड़ आई। फिर अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम क्या चाहते हो? जहांपनाह, आप साहूकार से पूछें कि वह अपने किस नौकर को कितनी पगार देता है और नौकरों से पूछें कि उन्हें कब तक का पगार मिल चुका है। सही स्थिति सामने आते ही साहूकार से कहें कि वह अपने नौकरों की बकाया राशि का अविलंब भुगतान करने का वादा करे और उन्हें दरबार से विदा होने से पूर्व पगार दे दे, तब ही उसे बरामद किया गया धन वापस मिलेगा, अन्यथा उसे राजकोष में जमा करा दिया जाएगा। दरबार में आने के बाद अकबर ने साहूकार के साथ वैसा ही सलूक किया जैसा बीरबल ने बताया था। साहूकार के पास नौकरों के वेतन का भुगतान करने के अलावा कोई चारा नहीं था और बादशाह के सामने वह राज्य द्वारा निर्धारित पगार से कम का भुगतान कर ही नहीं सकता था। इस प्रकार रसोइये को बकाया पगार के रूप में एक बड़ी रकम हाथ लगी। बादशाह ने साहूकार को निर्देश दिया कि रसोइये को अपनी पुत्री के विवाह की तैयारी के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता होगी, इसलिए इसकी 35 वर्षों की सेवा को देखते हुए वह उसे 1 माह की सवैतनिक छुट्टी भी दे। नौकरों के वेतन भुगतान के बाद साहूकार को उसका धन वापस किया गया। इस प्रकार अकबर के दरबार से निकलते समय नौकर बहुत खुश थे। सबसे ज्यादा खुश था वह रसोइया जिसने चोरी की थी। एक दिन दोपहर के समय की बात है, जब महाराज अकबर दरबार में बैठकर कुछ विचार कर रहे थे। ऐसे ही उनको बीरबल की कही हुई एक बात याद आ गई। उनको याद आया कि एक दिन बीरबल ने उन्हें एक कहावत कही थी, जो ये थी, खाना खाकर लेटना और मारने के तुरंत बाद भागना सयाने व्यक्ति की निशानी होती है। राजा अकबर ने विचार किया, इस समय दोपहर हो रही है। निश्चित रूप से बीरबल खाना खाकर सोने की तैयारी में होगा। यही मौका है, आज उसकी बात की परीक्षा के लिए उसे बुलवाया जाए। तब एक सेवक को बीरबल को बुलाने भेजा। बीरबल उस वक्त खाना खाने के बाद बैठे ही थे कि सेवक राजा का संदेश लेकर बीरबल के पास आ गया। बीरबल आदेश सुनकर राजा की इच्छा अच्छी तरह से समझ गए। उन्होंने सेवक से बोला, तुम कुछ देर रुको, मैं कपड़े बदल लेता हूँ, फिर हम साथ ही चलते हैं। कक्ष में जाकर बीरबल ने पहनने के लिए एक तंग पजामा निकाला। पजामा तंग था, इस कारण पहनने के लिए उनको बिस्तर पर लेटना पड़ा। पजामे को पहनने का बहाना करके बीरबल कुछ देर बिस्तर पे ही लेटे रहे और उसके बाद सेवक के साथ दरबार में आ गए। उस समय दरबार में राजा अकबर बीरबल का ही इंतजार कर रहे थे। उनके वहां आते ही राजा अकबर ने पूछा, बीरबल, आज तुम खाना खाने के बाद लेटे कि नहीं? बीरबल ने उत्तर में कहा, जी महाराज, अवश्य लेटा था। ऐसा सुनकर राजा को गुस्सा आ गया। उन्होंने बीरबल से फिर बोला, अर्थात ये कि तुमने मेरे आदेश का सम्मान नहीं किया। तुम उसी वक्त मेरे समक्ष हाजिर क्यों नहीं हुए?
इसके लिए तो मैं तुम्हें सजा भी दे सकता हूँ। बीरबल ने उसी समय उत्तर दिया, महाराज, ये बात सत्य है कि मैं कुछ देर लेटा था, परंतु मैंने आपके आदेश का अपमान नहीं किया है। आपको मेरे ऊपर विश्वास न हो तो आप सेवक से इस विषय में पूछ सकते हो। लेकिन हाँ, यह बात अलग है कि मुझे इस तंग पजामे को पहनने के लिए बिस्तर पर लेटना पड़ गया था। बीरबल की ये बात सुनकर अकबर हंस पड़े और उन्होंने बीरबल को दरबार से जाने को कह दिया। शिक्षा, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिली है कि स्थिति को पहचानते हुए हमारे द्वारा उठाया गया कोई कदम हमको अनेक समस्याओं से बचा सकता है। एक दिन अकबर बीरबल के साथ शाही बाग में सैर कर रहे थे। दरबारी कार्यों के अतिरिक्त भी अकबर बीरबल के साथ समय व्यतीत करना पसंद करते थे, क्योंकि वे बीरबल को अपना अभिन्न मित्र मानते थे। बीरबल के साथ का सबसे बड़ा लाभ यह होता था कि उसकी चुटीली बातों से समय अच्छा कटता था, साथ ही बीरबल की अक्लमंदी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता था। उस दिन भी अकबर बाग में टहलते हुए बीरबल से हल्के फुल्के मिजाज में बातें कर रहे थे। चलते चलते उन्हें जमीन में पड़ा हुआ बांस का टुकड़ा दिखाई पड़ा। उसे देखते ही अकबर के दिमाग में बीरबल की परीक्षा लेने का विचार कौंध गया। उन्होंने बांस का वह टुकड़ा उठा लिया और उसे बीरबल को दिखाते हुए बोले, बीरबल, ये बांस का टुकड़ा देख रहे हो, तुम इसे बिना काटे छोटा करके दिखाओ तो मानूं। बीरबल ने बांस का वह टुकड़ा अपने हाथ में लेकर अकबर की ओर दृष्टि डाली। अकबर के होठों पर मुस्कुराहट थी। बीरबल अकबर का मन समझ गया। वह अकबर की हर भावभंगिमा से परिचित था। अकबर अक्सर ऐसे प्रश्न बीरबल की बुद्धि के परीक्षण के प्रयोजन से पूछते थे। उस प्रश्न का उत्तर सोचते हुए सहसा बीरबल की दृष्टि बाग के माली पर पड़ी। वह एक लंबा बांस लेकर आम के पेड़ से आम तोड़ रहा था। फिर क्या? बीरबल ने आवाज देकर माली को अपने पास बुला लिया। माली के पास पहुंचने पर बीरबल ने उससे लंबा बांस मांगकर अपने दाएं हाथ में ले लिया। अकबर के द्वारा दिया हुआ बांस का टुकड़ा पहले से ही उसके बाएं हाथ में था। माली के लंबे बांस के सामने अकबर का दिया हुआ बांस का टुकड़ा छोटा था। उसे दिखाते हुए बीरबल अकबर से बोला, जहांपनाह, देखिए, मैंने बिना काटे ही आपका दिया हुआ बांस का टुकड़ा छोटा कर दिया। अकबर ने दोनों बांसों को देखा और बीरबल की अक्लमंदी पर मुस्कुराकर रह गए। बीरबल एक ईमानदार और धर्मात्मा व्यक्ति थे। वह प्रतिदिन बिना किसी नागा के भगवान की पूजा करते थे। इससे उन्हें नैतिक और मानसिक स्थान मिला था। वह बार बार कहता था कि ईश्वर जो कुछ करता है वह मनुष्य की तरह करता है। कभी कभी हमें लगता है कि भगवान ने हमें कोई आशीर्वाद नहीं दिया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कई बार लोग उनकी शोभा को भी समझते हैं। वह हमें थोड़ा दर्द देता है ताकि हम बड़े दर्द से बच सकें। एक दरबारी को बीरबल की ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। एक दिन के दरबार में बीरबल को शहीद किया गया। उसी दरबारी ने कहा, देखो भगवान ने मेरे साथ क्या किया है। कल दोपहर को जब मैं कैमरे के लिए उंगली काट रहा था, उसी समय अचानक मेरी एक उंगली कट गई। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि भगवान ने मेरे लिए यह अच्छा किया है? कुछ देर चुप रहने के बाद बीरबल ने कहा, मैं अब भी इस पर विश्वास करता हूँ, क्योंकि भगवान जो कुछ भी करता है वह मनुष्य की भलाई के लिए करता है। इससे दंग रह गए दरबारी नाराज हो गए कि मेरी उंगलियां काट दी गईं और बीरबल को भी इसमें शामिल कर लिया गया। मेरा दर्द कुछ नहीं जैसा। अन्य दरबारियों ने भी आवाज उठाई। फिर बीच बचाव में बादशाह अकबर ने कहा, बीरबल, हम भी अल्लाह पर भरोसा करते हैं, लेकिन यहाँ हमने इस बात पर सहमति नहीं जताई है कि इस दरबार के मामले में उसका महत्व कुछ भी नहीं है। बीरबल मुस्कुराए और कहा, अच्छा, ये तो समय ही बताता है। 2 महीने की शुरुआत की गई थी। दरबारी की एक उंगली कट गई थी। वह घने जंगल में शिकार के लिए गया था। एक दिन जानवरों का पीछा करते हुए वह रेगिस्तान के इलाके में चला गया।
वे जनाब अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए मानव बलि में विश्वास करते थे। तब दरबारी को पकड़ लिया गया और बलि चढ़ाने के लिए मंदिर ले जाया गया, लेकिन जब पुजारी ने उसके शरीर का निरीक्षण किया तो उसकी एक उंगली गायब हो गई। नहीं, इस आदमी की बलि नहीं दी जा सकती। मंदिर के पुजारी ने कहा कि अगर 9 अंगुल वाले इस आदमी की बलि देते हैं तो हमारे देवता अप्रसन्न हो जाएंगे। उन्हें अधूरा बलिदान पसंद नहीं है। हमें महामारी और महामारी या अपराधियों का प्रकोप झेलना पड़ सकता है, इसलिए इसे छोड़ दो ही बेहतर होगा। और वह दरबारी मुक्त हो गई। अगले दिन वह दरबारी दरबार में बीरबल के पास रोया। उसी समय बादशाह भी दरबार में आए और उस दरबारी को बीरबल के पास रोते हुए देखकर आश्चर्यचकित हो गए। पेंट, क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? अकबर ने पूछा। उत्तर में दरबारी ने विस्तार से अपनी आपबीती सुनी। उन्होंने कहा कि अब मुझे विश्वास हो गया है कि भगवान जो कुछ भी करते हैं वह केवल मनुष्य की भलाई के लिए करता है। अगर मेरी उंगली नहीं कटी जाती तो जनाब मेरी बलि जरूर देना। इसलिए रो रहा हूं, लेकिन ये फूल खुशियों के हैं। मैं खुश हूं कि मैं जिंदा हूं। ईश्वर में आस्था को संदेह की दृष्टि से देखना मेरी गलती थी। अकबर ने धीरे धीरे से मुस्कुराए और दरबारियों की ओर देखा जो सिरे दोस्त बने हुए थे। अकबर को इस बात पर गर्व है कि बीरबल एक बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में अपने दरबारियों में से एक थे। अकबर के दरबार में दूर दूर से बहुत सारे विद्वान और कलाकार आते थे। वे लोग अपनी कला से अकबर को खुश करते थे और बदले में अकबर से मुहर मांगते थे। के दरबार की ये बात एक बार बीरबल को याद करते हुए उसके दरबार में जाके अपना नसीब सलाने की चाहत हो गई। बीरबल पहली बार अकबर के दरबार में जाने वाला था। बीरबल जैसा ही अकबर के महल में प्रवेश करता है वैसा ही एक दरवान नाम का व्यक्ति है। वो दरवान बीरबल से पूछते हैं कि आप क्या कह रहे हैं? बीरबल ने बड़े ही सपने में कहा था कि मुझे अकबर बादशाह से मिला है। दरवान ने बोला कि आपको क्या पता है कि मुझे खुश करने से पहले कोई भी महल के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। बीरबल ने बोला कि अभी इस वक्त तो मेरे पास आपके लिए कुछ भी नहीं है। बदनाम अकबर अगर मेहरबान है और मुझे इसकी पुष्टि में कुछ देना है तो फिर मैं आपको अपनी पूर्ति का आधा हिस्सा जरूर देना चाहिए। दरवान ने बीरबल को महल के अंदर जाने की बात कही और कहा कि नोट पर आने के समय अपना वचन याद रखें और मुझे अपनी पुष्टि का आधा हिस्सा दें। बीरबल ने कहा, जी जरूर याद रखूंगा। बीरबल की तस्वीरें। बीरबल इस वक्त पहली बार बादशाह अकबर के दरबार में आया था, पर वो बहुत ही मुख्य बुद्धि थी। उसने अपनी कविताएं और बुद्धिचातुर्य की बातें करके न सिर्फ अकबर बल्कि सारे दरबार को खुश कर दिया। बादशाह ने खुश होकर बीरबल को जो चाहिए वो मांगो ऐसा कहा। बीरबल ने कहा था, अगर तुम्हें मेरी खुशी हो तो फिर मुझे चाबुक के 100 फटके दो। बीरबल की ऐसी ही अजीब बात। हैरान अकबर ने कहा, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम मेरी सलाह में और कुछ मांगो। बीरबल ने कहा, जी मुझे इसकी पूर्ति करनी चाहिए। बहुत समझाने के बाद भी बीरबल ने समझा नहीं कहा और कहा कि मुझे इसकी पुष्टि करनी चाहिए। आखिरी बादशाह अकबर ने बीरबल की मानी बात। अकबर ने अपने एक नौकर को बुलाया और कहा कि बीरबल को धीरे से चाबुक के 100 फटके दो। नौकर ने बीरबल को फटके देना शुरू कर दिया। जैसे ही 50 फटके पूरे हुए बीरबल ने नौकर से कहा कि अब तुम रुक जाओ, मेरा एक साथी बाहर खड़ा है। मेरे द्वारा प्रदान किया गया आधा भाग मैंने से द्वारा दिया गया वचन है। बीरबल की यह बात श्रद्धेय बादशाह अकबर और दरबार में हाजिर सभी लोगों को झटका लगा कि बीरबल किस साथी की बात कर रही है। अकबर ने कहा, इनसाइडर को भी बुलाया। बीरबल ने वह दरवान को अंदर बुलाया।
जैसे ही वो दरवान अंदर आया था, बीरबल ने अकबर से कहा था कि इस दरवान को मैंने वचन दिया था कि उसकी पूर्ति का आधा हिस्सा उसे जरूर देना चाहिए। बीरबल ने कहा, इसलिए मुझे अपना वचन याद रखना चाहिए और अपनी पूर्ति का आधा हिस्सा उसे देने के लिए तैयार करना चाहिए। इतना ही बादशाह अकबर सब कुछ समझ गए। अकबर को पता चल गया कि मेरे इस दरबान ने बीरबल से रियायती दी थी, इसलिए बीरबल ने ऐसी अजीब मान्यता की मांग के लिए उस दरबान को बताया। बादशाह ने इस दरबान को बाकी के 50 फटके से 2 ऐसे ऑर्डर दिए। नौकर ने भी इस दरबान को 50 फटके तेजी से मारे। हजरत अकबर बीरबल की इससे बहुत खुशी हो गई और बात बीरबल को अपने दरबार में हमेशा के लिए रख लिया।